हेलो एंड वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है शनिक भंडारी और आज की ताज़ा खबर के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमेशा की तरह वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ शुरुआत करेंगे। तो सबसे बड़ी अपडेट जो आज के लिए है दैट इज द ऑनगोइंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूएस के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है वो कल शुरू हो चुके हैं। एंड ये जो रिजल्ट्स है दे आर एक्सपेक्टेड कि आज या फिर मैक्सिमम कल तक के आ सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में द रिजल्ट्स कैन टेक सम टाइम, 3 से 4 दिन का वक्त भी लग सकता है यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट्स आने में। ऐसा ही कुछ हुआ था लास्ट इलेक्शन के टाइम, जब 4 दिन लग गए थे पूरे रिजल्ट आने में। सो सभी ग्लोबल मार्केट के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इवेंट यहाँ पे होने जा रहा है। एंड ये इलेक्शंस जो है इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड होगा। इसलिए एवरीवन इज लुकिंग कि क्या एक्चुअल रिजल्ट आते हैं। बिकॉज जो पोल्स है उनमें जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, वो थोड़े से एडवांटेजेस साइड पे दिख रहे हैं एज कंपेयर टू द करंट वाइस प्रेसिडेंट मिसेस कमला हैरिस। तो बट अभी भी वी कैनॉट से फॉर श्योरिटी कि एग्जैक्टली ये रिजल्ट्स कहाँ जाते हैं अंटिल एंटायर वोटिंग हैज बीन डन एंड एंटायर रिजल्ट्स आर आउट। यूएस की एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। यूएस का जो सर्विस सेक्टर का पीएमआई है वो काफ़ी अच्छा इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। 56 पॉइंट्स पे यहाँ पे सर्विस सेक्टर का पीएमआई आया है, विच इज़ एन इंक्रीज ऑफ 1.1 पॉइंट्स। अक्टूबर मंथ का ये जो डेटा है वो काफ़ी इम्प्रेसिव रहा है फॉर द सर्विसेज सेक्टर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये जो ग्रोथ आई है इसके कुछ फैक्टर्स जो अगर हम देखें तो एम्प्लॉयमेंट इज अ बिग फैक्टर यहाँ पे। जो सप्लाई डिलीवरीज है उसमें भी काफ़ी एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है। इसके साथ साथ जो प्राइसेस है वो भी थोड़े से कम नज़र आते हुए दिखाई दिए हैं। तो ओवरऑल इसी वजह, इन सभी रीजंस के वजह से एंड न्यू एक्सपोर्ट ऑर्डर्स विच ड्रॉप्ड, तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से सर्विसेज का जो सेगमेंट है वो स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट यहाँ पे इस सेगमेंट में देखने को मिली है। इसके साथ यूएस ट्रेड डेफिसिट की अगर हम बात करें तो ट्रेड डेफिसिट वाइडन हो चुका है। इन इन द मंथ ऑफ सितंबर 84.4 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट यहाँ पे यूएस का रहा था। अगर हम अगस्त की बात करें तो 10.3 बिलियन डॉलर्स का डिफरेंस आया, इंक्रीज आया है फ्रॉम अगस्त टू सितंबर 2024। इसके साथ साथ इंपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इंपोर्ट्स भी बढ़े हैं। 10.3 बिलियन डॉलर के इंपोर्ट्स यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं इन द यूनाइटेड स्टेट्स। मूविंग ऑन टू इंडियन इकोनॉमी। सो इंडियन इकोनॉमी में एक ही न्यूज़ है। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने कुछ रिव्यू मीटिंग्स रखी थी एंड उसके रिजल्ट में एक ऐसा कंक्लूजन लिया है कि पीएसयू बैंक्स जो है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, तो इन सभी बैंक्स को जो उनका क्रेडिट ग्रोथ है उसको फास्ट करने बोला है। सो फास्टर क्रेडिट ग्रोथ का स्टांस यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा लिया गया है। जो पेस है वो थोड़ा सा स्लो होता हुआ नजर आया था। कॉशियसनेस क्रेडिट इंडस्ट्री में देखने को मिली है कुछ समय से, लास्ट कुछ महीनों से। तो बिकॉज ऑफ राइजिंग एनपीए लेवल्स एंड अभी एक कमिटी, एक रिव्यू मीटिंग बुलाई गई थी जिसके अंडर जो फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी सेक्रेटरी है मिस्टर एम नागराजू, उन्होंने ये बताया कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनको अपनी जो ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क से उनको इम्प्रूव करना है। साथ ही साथ जो उनकी साइबर सिक्योरिटी की नीड्स है उसको इंडस्ट्री लेवल पे, इंडस्ट्री के पार लेवल पर लाना है और क्रेडिट ग्रोथ को बूस्ट करना है। ये 3 प्रायोरिटीज यहाँ पर रखी गई है बाय दिस रिव्यू मीटिंग। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की बात करेंगे। आज काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जो हम अभी कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो रिजल्ट आया है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। सो डॉक्टर रेड्डीज का जो रेवेन्यू है वो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू आया है Q2 में। 9.5% का ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन देखने को मिला है इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1342 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने इस क्वार्टर में रजिस्टर किया है।
अगर सेगमेंट्स की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है। ये सबसे बड़ा रीजन है इस कंपनी के लिए। ऑलमोस्ट मोर देन 50% ऑफ रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम दिस रीजन एंड 17% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नॉर्थ अमेरिका, ये जो इनका सबसे बड़ा रीजन है, वहां से आया है। इसके साथ इंडिया में 18% का ग्रोथ देखने को मिला है। और वहीं अदर इमर्जिंग मार्केट्स की बात करें तो वहाँ 20% का ग्रोथ यहाँ इस सेगमेंट से आया है। जो कंपनी दिस दिस वाज ऑल अबाउट जेनेरिक्स। इसके साथ साथ कंपनी फार्मास्यूटिकल सर्विसेज एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बिजनेस में भी इन्वॉल्व है, जहां से लगभग 10 to 12% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है। सो ये जो सेगमेंट है ये भी 20% से ग्रो किया है। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का बिजनेस भी अच्छे से ग्रो कर रहा है एंड जेनेरिक्स बिजनेस भी एक डिसेंट ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे देखने को मिला है। जो कंपनी का पैट डिक्लाइन हुआ था, जैसे कि हमने देखा कि अराउंड 10% से पैट डिक्लाइन हुआ है, तो दैट वाज एट्रीब्यूटेड टू द वन टाइम एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू एक्विजिशन। सो कंपनी ने हेलोन पीएलसी के निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी का पोर्टफोलियो को एक्वायर किया। तो जो टैक्स एडजस्टमेंट्स और माइनॉरिटी इंटरेस्ट को ट्रांसफर्स हुए थे, तो ये सारे इम्पैक्ट्स की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ऑन अ लोअर साइड रहा था। सो करेंटली कंपनी का जो पैट मार्जिन है वो 16.7% पे आया है। अगर ये वन टाइम चार्जेस नहीं होते तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन होता था वो अराउंड 18% पे आता था। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो Q2 FY24 में नेट प्रॉफिट मार्जिन वुड हैव वेर 21.5% एंड Q1 FY25 में 18.1% पे थे। तो मार्जिन्स डिक्लाइन होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट का जो कमेंट्री है वो ग्रोथ के लिए काफी पॉजिटिव है। दे आर एक्सपेक्टिंग कंटिन्यूड ग्रोथ अक्रॉस द portfolios. So this is something that they are very strong, they are strongly posing कि इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है ये जर्नी इंटैक्ट रहेगी। मैक्स हेल्थ केयर, इस कंपनी का भी रिजल्ट्स आ चुके हैं। सो मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड के रेवेन्यूज जो है वो अराउंड 23% से ग्रो हुए हैं, लेकिन मार्जिन जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरते हुए नजर आए हैं। सितंबर 2023 वाला जो क्वार्टर था वहां पे 28.7% का मार्जिन यहाँ पे कंपनी ने रजिस्टर किया था। वेरेस जो करंट मार्जिन आया है Q2 FY25 में वो 26.6% के थे। ओवरऑल पैट की बात करें तो बॉटम लाइन हैज ग्रोन बाय जस्ट 3%। कंपनी का जो आरपॉब है, अगर हम एग्जिस्टिंग बिजनेस को देखें तो 79,700 रुपीज का आरपॉब यहाँ पे कंपनी ने रजिस्टर किया है, विच इज अ 6.8% ग्रोथ ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। लेकिन अगर हम कंपनी के जो न्यूली एक्वायर्ड बिजनेसेस है उनका ब्लेंड देखें तो ओवरऑल बेसिस पे सिर्फ 2.2% का आरपॉप ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन ये ओवरऑल बेसिस के वजह से कंपनी ने जो एक्सपांशंस किए उससे इनका न्यू पोर्टफोलियो ऐड हुआ है एंड इनकी जो कैपेसिटीज है वो वाइडन हुई है। सो ये जो न्यू कैपेसिटीज ऐड हुई है, जो दो एक्विजिशंस यहाँ पे कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में किए है, उसके वजह से जो इन पेशेंट का वॉल्यूम है वो अराउंड 19% से बढ़ा है। वेराज द एग्जिस्टिंग बिजनेस अगर हम देखें, एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स में ये ग्रोथ 4% के अराउंड रही थी। लास्ट क्वार्टर में मैक्स हेल्थ केयर ने जेपी हेल्थ केयर लिमिटेड में कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर किया था, विच इज अ 500 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। 500 बेड की कैपेसिटी है जिसके, और इसके अलावा 200 बेड का सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल इन बुलंदशहर ये भी कंपनी ने यहाँ पे एक्वायर किया है। कंपनी के जो MSSH लखनऊ एंड MSSH नागपुर, ये जो Q4 FY24 में ये हॉस्पिटल्स एक्वायर किए गए थे, तो यहाँ पे भी जो ग्रोथ है वो काफी रोबस्ट दिख रही है। क्यू बेसिस पे 32% ग्रोथ देखने को मिली है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड 90% ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ एबिडा। सो न्यू एक्विजिशंस आर वर्किंग आउट वेल, ऐसा कंपनी का कहना है। इसके साथ कंपनी ने ये भी बताया कि उनके फ्री
कैश फ्लोज अभी भी पॉजिटिव है एंड 464 करोड़ का फ्री कैश फ्लोज यहाँ पे कंपनी ने इस क्वार्टर में जनरेट किया है। टाइटन कंपनी के भी रिजल्ट आ चुके हैं। नेट प्रॉफिट जो है वो 23% से डिक्लाइन होता हुआ नजर आया है। ऑन द अदर हैंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैज ग्रोन बाय ऑलमोस्ट 26% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। सो नेट प्रॉफिट जो है अराउंड 704 करोड़ पे आकर रुके हैं। कंपनी का जो ज्वेलरी बिजनेस है जो इनका सबसे बड़ा सेगमेंट है, सो उस इस सेगमेंट का रेवेन्यू जो है 26% से इंक्रीज हुआ है। सो ये जो 26% का रेवेन्यू ग्रोथ आया है, दैट हैज बीन बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन द कस्टम्स ड्यूटी। सो यूनियन बजट 2024 में जो कस्टम ड्यूटीज थी गोल्ड पे, वो 15% से कम करके 6% पर लाई गई थी। तो इस वजह से यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ में बूस्ट मिला है, ऐसा कंपनी का कहना है। लेकिन जैसे ही रेवेन्यू जो है, टिकट साइज यहाँ पे कम हो गई तो मार्जिन्स पे इम्पैक्ट आया है। स्पेशली इन द ज्वेलरी सेगमेंट कंपनी के मार्जिन्स काफी ज्यादा इम्पैक्ट होते हुए नजर आए हैं। सो कंपनी ने कहा है कि लगभग 290 करोड़ का बॉटम लाइन में इबिट बेसिस पे इम्पैक्ट आया है बिकॉज ऑफ द सीडी रिडक्शन। यहाँ पे जो कस्टमर रियलाइजेशन है वो उस लेवल तक के कम हो चुके थे। तो नॉर्मलाइज्ड इबिट जो होता था वो 11.4% का मार्जिन आ सकता था, जो कि करंटली 8.7% आया है। लेकिन दिस 11.4% इज अगेन, अगर हम कंपेयर करें Q2 FY24 से, तो वहां पे 14.1% के मार्जिन इस सेगमेंट में आए थे। इस एक और रीजन जो है मार्जिन गिरने का, दैट इज द लोअर स्टडेड रेशियो। 30% का ही स्टडेड रेशियो आया है इन Q2 FY25 एज कंपेयर टू 33% इन Q2 FY24। सो स्टडेड ज्वेलरी जो है वो हाई मार्जिन बिजनेस होता है एंड उसका कंट्रीब्यूशन लोअर साइड पे आया है। सो दैट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द बिजनेस। लास्ट क्वार्टर में टाइटन के जो ज्वेलरी बिजनेस है उसमें तनिष्क के जो स्टोर्स है वो 11 न्यू स्टोर्स ऐड हुए ऑन अ नेट बेसिस। मिया के जो स्टोर्स है वो 12 स्टोर्स ऐड किए हैं एंड जोया का एक स्टोर ऐड किया है ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर। तो ये सारे स्टोर एडिशंस का समरी था फॉर द ज्वेलरी बिजनेस। बाकी सेगमेंट्स की अगर हम बात करें तो वॉचेस एंड वेरेबल सेगमेंट्स में 19.1% का रेवेन्यू ग्रोथ आया है। वहीं इबिट बेसिस पे 21% का ग्रोथ इस सेगमेंट में देखने को मिला है। आई केयर का जो बिजनेस है वहां पे लगभग 7% का टॉप लाइन ग्रोथ आया है, लेकिन इबिट बेसिस पे यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। 14% का इबिट फॉल यहाँ पे आया है। अगर हम कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू देखें तो 26% से बढ़ा है, लेकिन दिस इज एक्सक्लूडिंग द बुलियन रेवेन्यू। अगर बुलियन का रेवेन्यू देखें तो 45% का डीग्रोथ इस क्वार्टर में देखने को मिला है एज कंपेयर टू Q2 FY24। तो इंक्लूडिंग बुलियन जो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ है दैट इज जस्ट 16%। मुथूट माइक्रोफिन के भी रिजल्ट्स आए हैं। ये कंपनी के रिजल्ट्स जो है वो काफी इंटरेस्टिंग रहे हैं। जो कंपनी का GNPA है वो 2.37% पे आया है। ये कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है एंड इस इंडस्ट्री के अगर हम बाकी पीएस को देखें तो 4 to 5% का GNPA लेवल्स पे ये लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो एक इंडस्ट्री लीडिंग नंबर यहाँ पे मुथूट माइक्रोफिन ने रजिस्टर किया है। अगर कंपनी का टोटल इनकम की बात करें तो 18% का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। AUM जो है कंपनी का वो 15.2% से ग्रो हुआ है। सो अराउंड 10,867 करोड़ से बढ़ के 12,518 करोड़ पर AUM आ चुका है कंपनी का। नंबर ऑफ बोरोअर्स जो है वो भी 7.7% से बढ़े हैं और कंपनी की जो ब्रांचेस है वो 19% से बढ़ी है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो लगभग 1600 ब्रांचेस अभी इस कंपनी की हो चुकी है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 18% का इंक्रीज इस क्वार्टर में देखने को मिला। 399 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे कंपनी ने रजिस्टर किया है। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो 26% का इंक्रीज यहाँ पे भी देखने को मिला है।
पैट हाउएवर हैज रिड्यूस्ड 44% का पैट डिक्लाइन देखने को मिला है। सो इसका रीजन ये है कि कंपनी ने जो 31 करोड़ के मैनेजमेंट ओवरले यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। सो जितने जो एनपीएस प्रोवाइड करने चाहिए, जितने रिक्वायर्ड है, उससे 31 करोड़ के एडिशनल एनपीएस यहाँ पे कंपनी ने रजिस्टर किए, सॉरी प्रोवाइड किए है। तो ये हायर प्रोविजंस के वजह से कंपनी का जो पैट है वो डिक्लाइन होता हुआ नजर आया है। नेट एनपीए की बात करें तो 0.97% के एनपीएस यहाँ पे है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज देखने को जरूर मिला है, लेकिन स्टिल दिस नंबर्स आर वेरी गुड एज कंपेयर टू द अदर प्लेयर्स इन द माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री। सो कंपनी के जो सीईओ है मिस्टर सदाफ सईद, इन्होंने ये हाईलाइट किया है कि जो उन्होंने एक कंजर्वेटिव स्टांस लिया है, जिससे 31.2 करोड़ का प्रोविजनिंग उन्होंने एडिशनली किया है। सो एक प्रूडेंट एंड कंजर्वेटिव स्टांस यहाँ पे कंपनी ने लिया है। इसके साथ साथ कंपनी ने ये भी एक्नॉलेज किया है कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करे थे एज अगेंस्ट द प्रॉफिटेबिलिटी, तो उसके वजह से भी कंपनी के आरओएस डिक्लाइन होते हुए नजर आए, विच हैज गॉन डाउन टू 2%। सो कंपनी का फिर भी ये टारगेट रहेगा कि FY 25 में दे अचीव 3 to 3.5% ऑफ आरओएस। तो यहाँ पे कंपनी ने एक अनसर्टेनिटी को भी मद्देनजर रखा है कि जो प्रिवेलिंग इंडस्ट्री नॉर्म्स है, जो इंडस्ट्री में चीजें चल रही है, उस हिसाब से जो आरओएस है उसका गाइडेंस थोड़ा सा कंपनी ने कंजर्वेटिव रखा है यहाँ पे। बर्जर पेंट्स के भी रिजल्ट्स आए हैं। Q2 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग फ्लैट रहा था, एंड प्रैट जो है वो 8% का डिक्लाइन देखने को मिला है। सो मॉनसून का जो इम्पैक्ट है, एक्सटेंडेड मॉनसून का, उसका सीधा इम्पैक्ट कंपनी के रेवेन्यूज पे देखने को मिला है। एंड बिकॉज ऑफ एक्सटेंडेड मॉनसून्स जो पैट है वो भी कंपनी का हैम्पर हुआ है। कंपनी ने लगभग 2.3% का प्राइस हाइक इस क्वार्टर में लिया है, जिसके इम्पैक्ट जो है एक नेक्स्ट क्वार्टर से और ज्यादा फ्रूटफुल नजर आएंगे। लास्ट अगर हम क्वार्टर्स लास्ट ईयर की बात करें तो नवंबर 2023 एंड जनवरी 2024 में कंपनी ने दो प्राइस कट्स लिए थे। तो ये जो प्राइस डिक्रीज है, इसका इम्पैक्ट अगर चले जाएगा, और अभी जो रिसेंट प्राइस हाइक लिया है इसका इम्पैक्ट आएगा। सो इन दोनों ही कारणों के वजह से एच का जो परफॉर्मेंस है, सॉरी H2 का जो परफॉर्मेंस है, ये काफी ज्यादा बेहतर हो सकता है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। मैनकाइंड फार्मा ने भी अपने रिजल्ट्स दिए। 29% से इस कंपनी के नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं, वेरस द रेवेन्यू हैज इंक्रीज बाय 14%। इबिडा की अगर हम बात करें तो 24% का इबिडा ग्रोथ इस क्वार्टर में कंपनी ने रजिस्टर किया है। सो कंपनी की जो क्वार्टरली रेवेन्यू है वो अराउंड 3077 करोड़ पे था, एज कम वेरस जो पैट है वो 659 करोड़ पे था। जो डोमेस्टिक रेवेन्यू है वो अराउंड 11% से ग्रो हुआ है। अराउंड 2796 करोड़ का रेवेन्यू इस डोमेस्टिक रीजन से आया है। सो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम इंडिया। एक्सपोर्ट्स की अगर बात करें तो 281 करोड़ के एक्सपोर्ट्स यहाँ पे कंपनी ने रजिस्टर किए। एक सिग्निफिकेंट जंप ऑफ 57% यहाँ पे इस एक्सपोर्ट सेगमेंट से यहाँ रजिस्टर किया गया है। कंपनी की एबिडा मार्जिन जो है 27.7% पर आई है, वहीं पैट बेसिस पे 21.4% का मार्जिन कंपनी ने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। कंपनी का कहना है कि जो इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट है वो अराउंड 8% से ग्रो हुआ है, whereas the secondary sales growth in the domestic business was around 8.6%। सो जो आईपीएम का 1.1x से कंपनी ने ग्रो किया है। जो कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ है वो आईपीएम से 3.4 टाइम्स ज्यादा रहा है, वेरएज क्रॉनिक ग्रोथ जो है आईपीएम क्रॉनिक के अगेंस्ट 1.3x का ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने रजिस्टर किया है।
सो क्रॉनिक में तो ग्रोथ अच्छी रही है, लेकिन एक्यूट सेगमेंट में कंपनी को कुछ रेगुलेटरी हेडविंड्स देखने को मिली, जिसकी वजह से ओवरऑल ग्रोथ हैम्पर हुई थी। इसके साथ कंपनी ने ये भी बताया कि उनका जो वॉल्यूम मार्केट शेयर है वो 5.9% पे रहा है इन Q2 FY25। दिस मेक्स देम द सेकेंड बिगेस्ट प्लेयर इन द इंडस्ट्री। मन्नपुरम फाइनेंस का रिजल्ट्स आए हैं। सो एक मॉडेस्ट प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है एज कंपेयर टू अ स्ट्रॉन्ग सेल्स ग्रोथ। रेवेन्यू जो है काफी अच्छे से ग्रो हुआ है, 22% का कंसोलिडेटेड बेसिस पे इंक्रीज आया है टॉप लाइन में। वेरस जो कंपनी का बॉटम लाइन है वो 2.8% से ही इंक्रीज हुआ है। सो एयूएम की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 45,716 करोड़ का एयूएम इस कंपनी ने अचीव कर लिया है, विच इज अ 17.4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। गोल्ड लोन का जो पोर्टफोलियो है वो 17.1% से इंक्रीज हुआ है। लगभग 24,000 करोड़ का पोर्टफोलियो अभी कंपनी का है फ्रॉम फ्रॉम द गोल्ड लोन सेगमेंट। जीएनपीएस जो है वो अराउंड 2.42% के थे, वेरएज द एनपीएस वेर अराउंड 2.14%। कंपनी का जो माइक्रो फाइनेंस आर्म है, जिसमें अराउंड 12,000 करोड़ का एयूएम है, वहां पे 11% का ग्रोथ देखने को मिला है। वेर एज द हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस जो है वो अराउंड 1,700 करोड़ का एयूएम अचीव हो चुका है यहाँ पे, एंड 29.6% का एयूएम ग्रोथ ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस हमें देखने को मिला है इन द होम फाइनेंस सेगमेंट। व्हीकल फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे भी 54% का ग्रोथ एयूएम में देखने को मिला है। 4,848 करोड़ का एयूएम यहाँ पे कंपनी ने अचीव कर लिया है। सो जो नॉन गोल्ड पोर्टफोलियो है वो अराउंड 47% ऑफ टोटल एयूएम को कंट्रीब्यूट करता है। कंपनी की जो एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो 9.09% पे आई है, एज कंपेयर टू 8.47% इन द प्रीवियस क्वार्टर, जो Q2 FY24 की अगर बात करें तो। सो ओवरऑल कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन रेवेन्यू जो है वो काफी स्ट्रांगली यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, लेकिन हायर कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स के वजह से नेट प्रॉफिट में कंपनी का उतना रिफ्लेक्शन नहीं आया जो रेवेन्यू ग्रोथ में आया था। मैजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं। 76% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने रजिस्टर किया है। 585 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में कंपनी ने रजिस्टर किया है। सो रेवेन्यू की अगर बात करें तो रेवेन्यू भी काफी स्ट्रांगली ग्रो हुआ है। 51% का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने इस क्वार्टर में रिपोर्ट किया है। कंपनी का जो एबिडा है वो 189% से इंक्रीज हुआ है। 511 करोड़ का एबिडा यहाँ पे कंपनी ने इस क्वार्टर में रजिस्टर किया था, एज कंपेयर टू 177 करोड़ इन Q2 FY24। एबिडा मार्जिन्स में भी काफी बड़ा जंप देखने को मिला है। 18.5% के मार्जिन्स यहाँ पे कंपनी ने इस क्वार्टर में अचीव किया है, एज कंपेयर टू 9.7% इन Q2 FY24। सो ओवरऑल मार्जिन एक्सपांशन के वजह से कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ एंड पैट ग्रोथ काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। आइशर मोटर्स के रिगार्डिंग भी कुछ न्यूज है। रॉयल एनफील्ड के कुछ न्यू लाइनअप्स के बारे में कंपनी ने इकमा 2024 इस मोटर शो में अनाउंस किए हैं। सो सबसे पहले कंपनी ने बताया कि फ्लाइंग फ्ली इस नाम से कंपनी अपना ईवी ब्रांड लॉन्च कर रही है। सो यूरोप एंड यूएस में सबसे पहले कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक बाइक्स लॉन्च करने वाली है। सो क्लासिक स्टाइल फ्लाइंग फ्ली C6 एंड स्क्रैम्बलर स्टाइल फ्लाइंग फ्ली S6, ये दो मॉडल्स के साथ कंपनी अपने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में एंट्री लेने वाली है। सो ये दोनों ही जो प्रोडक्ट्स रहेंगे, ये दोनों ही जो मॉडल्स है वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स के में क्लासिफाई किए जाएंगे। इसके साथ साथ कंपनी ने कुछ नए मॉडल्स भी लॉन्च किए हैं। सो जो न्यू क्लासिक 650 है एंड न्यू बेयर 650, ये दो लेगेसी मॉडल्स को रीलॉन्च यहाँ पे कंपनी ने किया है। तो एंड कोलैबोरेशन में भी कंपनी ने शॉटगन 650 एंड गोरिल्ला 450, ये दो मॉडल्स भी कंपनी ने यहाँ पे लॉन्च किया है। सो ये सभी जो न्यू प्रोडक्ट्स है, न्यू मॉडल्स है, ये पहले यूरोपियन मार्केट्स में कंपनी लॉन्च करने वाली है।
द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द रिजिक ऑफ एमएससीआई इंडाइसेस। कल यानी कि 7 नवंबर को एमएससीआई रिजिक इज शेड्यूल टू टेक प्लेस। एंड नुवामा के अनुसार जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स यहाँ पे इस रीबैलेंसिंग में देखने को मिलेंगे, दैट इज रिगार्डिंग एचडीएफसी बैंक विच कैन सी 1.88 बिलियन डॉलर्स ऑफ इनफ्लो। तो एच डी एफ सी बैंक का अगर वेट इंक्रीज होता है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लोज इस कंपनी के स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा न्यू कंपनीज लाइक अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, कल्याण ज्वेलर्स, बीएससी, अल्केम लैब्स एंड ओबेरॉय रियल्टी, ये सारे एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में इंक्लूड हो सकते हैं, ऐसा नुवामा का कहना है। इसके अलावा जो एमएससीआई स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें ब्रेन बी सॉल्यूशंस, ओला इलेक्ट्रिक, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन, यूरेका फोर्ब्स, आधार हाउसिंग फाइनेंस, पीसी ज्वेलर्स एंड जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स जैसी कंपनीज इंक्लूड हो सकती है, ऐसा भी नुआमा ने एस्टिमेट किया है। हिंदुस्तान जिंक के रिगार्डिंग भी एक न्यूज है। गवर्नमेंट का एक सब्सटैंशियल स्टेक है इस कंपनी में एंड दे आर प्लानिंग टू रिड्यूस इट बाय 2.5%। सो 505 रुपीज का फ्लोर प्राइस यहाँ पे रखा है एंड बेस्ड ऑन द फ्लोर प्राइस 5,000 करोड़ का फंड रेज यहाँ पे गवर्नमेंट कर सकता है थ्रू दिस स्टेक सेल। सो वेडनेसडे को ये जो स्टेक सेल है इट विल बी ओपन फॉर द इंस्टीट्यूशनल बिडर्स, वेरस थर्सडे को रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये ओएफएस ओपन होने वाला है। लगभग 5.28 करोड़ शेयर्स का ऑफर जो कि 1.25% रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ एक ग्रीन शू ऑप्शन रहेगा फॉर द सेम अमाउंट। सो एक 2.5% का स्टेक सेल गवर्नमेंट की तरफ से किया जा सकता है। करंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज होल्डिंग 29.54% स्टेक, whereas Vedanta is holding 63.42% stake in this company. वेदांता ने ऑलरेडी 1.5% स्टेक सेल किया है इन द लास्ट क्वार्टर। सो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख रहे हैं हम, उसके हिसाब से वेदांता जो एक होल्डिंग कंपनी है, उन्होंने अपना स्टेक सेल कर लिया है एंड अगेन गवर्नमेंट इज ऑल्सो लुकिंग फॉर अनदर स्टेक सेल। सो लिक्विडिटी जो है इस कंपनी के स्टॉक में वो बढ़ सकती है बिकॉज ऑफ द एग्जिट ऑफ two investors, firstly the promoter Vedanta and now the government. सो दैट इज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए एंड अपने व्यूज़ हमें कमेंट्स में करके बताइए। एंड ऐसे ही और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बने रहिए यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी के साथ। थैंक यू।